सुप्रभात बच्चों, कल हमने नई कविता शुरू की थी, शाम एक किसान, जिसके कवि कौन थे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो कल हमने इस कविता का पठन पाठन किया था, प्लस इसके पाठ में आए हुए, कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ लिखे थे और पाठ का सारांश हमने देखा था। तो आज हम इस कविता का पंक्तिबद्ध भाव समझते हैं कि इसमें कवि ने किसका चित्रण किया है। वो मैंने आपको कल भी बताया कि शाम के प्राकृतिक दृश्य का कवि ने चित्रण किया है। इसमें जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जैसे कि पहाड़, नदी, सूरज, इनको किस भांति, आकाश को किस भांति दिखाया गया है। तो यहाँ पर बेटा जो हमारा ये पहाड़ हैं, देखो चित्रण भी किया है बिल्कुल कवि ने। पिक्चर भी देख सकते हो आप। इस पिक्चर में देखो, जैसे कि ये पहाड़ बना हुआ है, इस पहाड़ पर एक मुंह बनाया हुआ है। मुंह को एक किसान का है, क्योंकि किसान ने क्या है, एक साफा पहना हुआ है। और जो किसान है, एक दूसरा पहाड़ है, वहीं से एक नदी गुजर रही है। उस नदी को कैसा बताया? जैसे चादर डाली हुई है, ठीक है। आकाश को कैसा दिखाया? आकाश को साफे जैसा बताया कि बादल जैसे करली उस शेप में होते हैं, ऐसे ही उसको साफे को साफा क्या होता है? एक वस्त्र, कपड़े से बनाया या वस्त्र से बनाया हुआ एक वस्तु होती है, जिसे हम सिर पर धारण करते हैं। सिर पर बांधने का ये एक वस्त्र होता है। तो अब हम एक बार पंक्तिबद्ध देख लेते हैं इसका भाव। यहाँ पर जो कवि जो है, जो जाड़े का जो मौसम है, उसकी शाम के जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका आनंद लेते हुए जो पहाड़ है, पहाड़ को कैसे किसान की भांति देखता है, या उसे पहाड़ कैसे दिखाई देता है? किसान की भांति दिखाई देता है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, और उसने क्या किया है? आकाश का साफा, तो उसके ऊपर का जो आकाश है वो ऐसा लगता है जैसे उसने साफा बांधा हो। बैठा है पहाड़, यानी कि पहाड़ कोई बैठता कोई ना, यहाँ पे मानवीकरण किया गया है, यानी कि पहाड़ को किसान के भांति दिखाते हुए उसका मानवीकरण किया गया है, और उसने आसमान रूपी साफे को अपने सिर पर धारण किया हुआ है। उसके चरणों में बहती नदी घुटनों पर रखी चादर के समान दिखाई देती है। यहाँ पे है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, तो उसके पहाड़ से जो नदी निकल रही है वो ऐसी लग रही है मानो उसके घुटनों पर एक चादर रखी हुई है। और आसपास पलाश के जंगल की अंगीठी, और पलाश के जो खिले लाल लाल फूल हैं जंगल में ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी, जलती हुई अंगीठी के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि वह अपने ताप से जाड़े को कम कर रही। कौन? जलती हुई अंगीठी जो है वो, क्योंकि किसान को कैसे दिखाया गया है? पहाड़ रूपी किसान है, तो वो जो जलती हुई अंगीठी है, जो आसपास पलाश के फूल खिले हुए हैं, चूँकि वो लाल लाल रंग के हैं, तो वो ऐसा लग रहे हैं जैसे अंगीठी जल रही हो, और वो जलती हुई अंगीठी अपने ताप से उस शाम की जो सर्दी की जो शाम है, उसकी जो ठंड है, उसको अपनी ताप से कम कर रही है। फिर आगे देखिए बेटा, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो जो पूर्व की दिशा में जो क्या होता है कि जो क्षितिज है, ये शब्द आता है क्षितिज, मैंने कल भी बताया था आपको। क्षितिज जो होता है एक ऐसा काल्पनिक स्थान है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए नज़र आते हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसा लगता है कि जो पूर्व दिशा में क्षितिज पर जो अंधकार गहरा रहा है, वो कैसा दिख रहा है कि जैसे झुंड में बैठी भेड़ों की भांति वो दिखाई दे रहा है। और वह पश्चिम दिशा में डूबता सूरज किसान की चिलम के रूप में दिखता है, जो सुलगती आग जैसा लग रहा है। और ये जो सारा वातावरण है वो बड़ा शांत है, यानी कि जब पूर्व जो सूरज है वो पूर्व दिशा से उदित होता है, तो पश्चिम में जब वो छिपता है तो वो ऐसा लग रहा है सिमटना मतलब इकट्ठा होना, एक जगह एकत्रित होना। और वो कैसा हो रहा है? जैसे भेड़ों के समूह, मतलब झुंड के समान प्रतीत हो रहा है, कि मानो भेड़ें इकट्ठी होकर बैठी हुई हैं। इसी तरह जब सूरज ढलता है, अंधकार हो जाता है धीरे धीरे, तो अंधेरा छा जाता है, ठीक है। तो डूबता सूरज जो है, और फिर वो कहता है, एक बार को ऐसा भी लगता है कि जैसे सूरज डूबने को होता है, लालिमा भी छा जाती है धीरे, कि जैसे किसान जो है वो सूरज की जो चिलम खींच रहा है, ठीक है।
तो अंधकार दूर पूर्व में, पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। फिर आगे देखिए बेटा, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी है। तो जाड़े की शाम का वातावरण एकदम शांत है, शांति चारों तरफ वातावरण में छाई हुई है, लेकिन अचानक ही एक जो मोर है वो बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो कि सुनते हो। समझ रहे हो, प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, शाम की सुंदरता का वर्णन किया है, चारों तरफ जो है शांति छाई हुई है। अचानक जो मोर की आवाज़ आती है, और वो मोर की आवाज़ ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई तुम्हें पुकार रहा हो कि सुनते हो। तभी अचानक क्या होता है, इस आवाज़ के साथ ही सारा जो वातावरण है हमारा वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि शाम का समय होता है, सूरज ढल जाता है, क्योंकि पहले भेड़ों के गले के समान अंधकार क्षितिज पर छा जाता है। तो अचानक ही वातावरण में एक परिवर्तन आता है, वातावरण तुरंत बदल जाता है। यह एक घटना प्रतीत होने लगती। घटना क्यों है कि पहले तो जहाँ उजाला था, थोड़ी सी अंधियारा था, हल्का अंधियारा था, लेकिन जैसे ही वो सूरज बिल्कुल अपना बादलों में छिप जाता है तो क्या होता है, वो एकदम घटना सी प्रतीत होती है। जिससे अब उसमें क्या है, पलाश के पेड़ों की अंगीठी कहा कि चिलम खींचता हुआ सिमटा बैठा है, ये चिलम खींचते हुए, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, सूरज की चिलम खींचना यही है कि सूरज की वो क्या कर रहा है, चिलम मतलब हुक्का पी रहा है, चिलम खींच रहा है। तो लेकिन जब वो शाम हो गई है तो सूरज पहले तो चिलम के रूप में वो पी रहा है, लेकिन शाम होते होते उसकी जो चिलम की ये आग है वो बुझ गई है, और उसने अपनी वो चिलम जो है औंधी मार दी। चिलम औंधी मारना, कि चिलम को औंधी मार दिया है। औंधी मारने का अर्थ होता है बेटा उल्टा करना, कि चिलम को उल्टा कर दिया है, यानी कि आग जो है वो बुझ गई है, धुआं उठा। चिलम औंधी करना, चिलम को औंधा उल्टा कर दिया है, आग बुझ गई है। और जब आग बुझ जाती है तो उसमें से क्या होता है, थोड़ा सा धुआं उठने लगता है। इसका दूसरा अर्थ लिया जाएगा, अर्थात सूरज डूब गया है। शाम जो थी वो शाम का टाइम था, शाम के टाइम में क्या होता है कि सूरज जो है हल्का हल्का डूबने को होता है, और जो आकाश होता है उसमें थोड़ा अंधेरा सा छा जाता है। तो सूरज डूब गया है, शाम ढल गई है, और रात का अंधेरा चारों ओर छा गया है। तो बेटा ये आपके क्या हुए, ये आपकी इस कविता का भाव है। इसके कवि विश्वविद्यालय सक्सेना है। उम्मीद है आपको ये कविता समझ आ गई होगी। मैंने कल भी आपको समझाई थी, और आज भी एक छोटी सी कविता है, ठीक है बेटा। आज अब हम इस पाठ के, इस कविता के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं एक बार। तो पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है, चित्रण किया ना शाम के दृश्य को, यानी कि पहाड़ को, यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हैं, क्योंकि आकाश ने क्या पहना, साफा, आकाश रूपी साफा। इस कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, कि नदी रूपी चादर डाली हुई है पहाड़ ने, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी, मतलब पहली और इसमें तीसरी दिखा दी, लेकिन अब दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। तो इसमें दूसरी एकरूपता है चिलम सूरज सी, यानी कि जो किसान है, पहाड़ रूपी जो किसान बिठाया हुआ है, वो किसकी चिलम खींच रहा है, सूरज की, क्योंकि सूरज लाल रंग का होता है। तो चिलम को कैसा बताया, सूरज सी। चौथी एकरूपता अंगीठी क्या है, पलाश के फूलों सी। पांचवी एकरूपता क्या, अंधकार कैसा बताया, भेड़ों के झुंड सा। तो ये दूसरी, क्योंकि पहली उन्होंने बता दी, दूसरी छोड़ी हुई थी, दूसरी आपको बतानी है। दूसरी के बाद तीसरी उन्होंने मानो नदी चादर सी, चौथी और पांचवी आपने बतानी है। तो ये इसका उत्तर है। प्रश्न 2, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई। दूसरा प्रश्न, मतलब इसके प्रश्न के अंदर क ख ग करके आपके 3 प्रश्न हैं। तो शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। तीसरा प्रश्न, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। ठीक है, तो इसमें उत्तर जो पहला क है, तो उस पहले उत्तर का ये आएगा, सूर्य के पश्चिम में पहुंचते ही शाम होने का आभास होने लगता है, क्योंकि सूर्य पूर्व में उदित होता है और ढलता कहाँ पर है, पश्चिम में।
शाम से सूरज के डूबने तक में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? 1-1.5 घंटे का समय लगा। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? पश्चिमी आकाश पर सिंदूरी, नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से दिशा ढक गई। ठीक है बेटा, अब ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न के 3 क ख ग उत्तर। तीसरा प्रश्न है कि मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। ठीक है, मोर का शब्द को सुनने पर कवि ने इमेजिन किया कि कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई आवाज़ दे रहा हो कि सुनते हो। तो ऐसे ही आपको इन पक्षियों की आवाज़ों को सुनकर उनके साथ 1 या 2 शब्द लिखने हैं। तो कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस है। तो कबूतर को क्या देख के लगता है? कबूतर कहाँ जा रहे हो? क्योंकि कबूतर क्या आता है? मैसेज लेके जाता है, संदेश। गाना है ना, कबूतर जा जा जा। एक इसी तरह दूसरा है मैना, तुम मनमोहक हो। चील, थोड़ी देर तो रुको। कौवा, सुनो रात ना होने दो। तोता, तुम्हारा समय निराला है। हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। ये यहाँ अपने आप इमेजिन करके लिखे हैं। आपको इनसे अच्छा कुछ इमेजिन करके लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक के 3 प्रश्न हो गए हैं। अब आप एक बार जल्दी से हम इसकी भाषा की बात भी देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें भाषा की बात में जो प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। ये प्रश्न 1 है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी यानी कि समानता सूचक शब्द है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, समानता। पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, पर्दा सा सी से शब्द आ रहे हैं। मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, मरियल कमज़ोर सा। यहाँ जहाँ सा सी से शब्द होते हैं बेटा समानता सूचक शब्द होते हैं जो कि उपमा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा है। छोटा सा या छोटी सी ये भी वाचक शब्द हैं। ठीक है, यहाँ समानता का बोध करा रहे हैं। घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया, ये भी वाचक शब्द और समानता का बोध। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? इन पंक्तियों में सा सी शब्दों का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से 2 रूपों में किया गया है, चादर सी, गले सा व पर्दा सा। ठीक है, इन शब्दों में सा सी उपमा के रूप में प्रयोग किया गया। जैसे अभी बताया, उपमा अलंकार उपमा के रूप में प्रयोग किया गया। जैसे नदी चादर सी अर्थात नदी चादर के समान, भेड़ों के गले सा अर्थात भेड़ों के झुंड जैसा, पानी पर्दा सा अर्थात पानी पर्दे के समान। दूसरी ओर मरियल सा, छोटा सा, नन्ही सी, ये जो 1 2 3 4 6 हैं, 3 को किसके समान बताया? समानता के रूप में लिया, उपमा अलंकार। और जो मरियल सा, ये इनको छोटा सा, नन्ही सी, इन शब्दों में सा सी शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया। आप देखिए ये क्या है? मरियल सा कुत्ता, कुत्ता की विशेषता बताइए कि वो मरियल है। छोटा सा, ठीक है, दिल है, दिल कैसा बताया? छोटा सा। ठीक है, तो ये देखिए इन शब्दों में विशेषण का प्रयोग किया गया है। मरियल सा कुत्ता अर्थात कमज़ोर कुत्ता, छोटा सा दिल अर्थात छोटा सा दिल। चिड़िया कैसी है? नन्ही सी चिड़िया अर्थात छोटी सी चिड़िया। तो यहाँ पर ये जो शब्द लिए हैं सासी, ये 3 जो आपके वाक्य हैं विशेषण के तौर पे प्रयोग हुए हैं और 3 जो सासी वाले शब्द हैं यहाँ समानता के रूप में, उपमा के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं भाषा की बात का। देखिए, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए 2-2 संदर्भ रचिए। आंधी, दहक, सिमटा, इन वाक्यों का प्रयोग 2-2 संदर्भों में करना है। शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी। दूसरा है, वह आंधी की तरह कमरे में आया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। यहाँ पर इन दोनों शब्दों का, आंधी शब्द का दोनों ही वाक्यों में अलग अलग सेंस के रूप में प्रयोग है। शाम होते ज़ोर से आंधी हवा और वह आंधी की तरह, यहाँ वाक्य चेंज किया है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग
आप किन संदर्भों में, अलग अलग संदर्भ में गया है तो दो दो संदर्भ रचिए। यहाँ पर सिंपल आंधी के तौर पे लिया है, यहाँ उसने एक व्यक्ति अपने आप को आंधी की तरह इमेजिन कर रहा है, मतलब कोई व्यक्ति उस किसी के लिए आंधी की तरह कमरे में आया, ज़ोर ज़ोर से कि हवा की भांति कमरे में आया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। आगे देखिए, अंगीठी में आग दहक रही थी। तो यहाँ पर अंगीठी में आग दहक रही थी, सिंपल है, अंगीठी में आग दहक रही थी। दूसरा, सोमेश गुस्से से दहक रहा था। यहाँ दूसरा सेंस है गुस्सा, मतलब क्योंकि सोमेश के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से का उबाल आ रहा था। तीसरा है, बच्चा माँ की गोद में, सिमटा शब्द है, सिमटा मतलब बैठा हुआ था, या सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमटकर बंद होने लगे। यानी कि दो संदर्भों में प्रयोग होगा। एक संदर्भ में बच्चा माँ की गोद में बैठा हुआ था, सिकुड़ के बैठा हुआ था, डर के मारे बैठा हुआ था। दूसरा है कि फूल सिमटकर, मतलब एक साथ एकत्रित होकर बंद होने लगे। तो बच्चे, अब आपकी भाषा की बात है, उम्मीद है सभी को समझ आ गई होगी। सभी बच्चे इन पाठ के प्रश्नोत्तर और भाषा की बात अपनी कॉपी में सफाई से करेंगे। कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना।